तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3, जो क्या होगा, इकोनॉमिक्स बेस्ड होगा क्वेश्चंस। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम देखेंगे वो एज कम्पेयर टू द सिलेबस, फुल सिलेबस वाला और पॉलिटी सेक्शन पेपर नंबर 1 वाला, उसके कंपेरिजन थोड़े से आसान होंगे, कि वो थोड़े से ज़्यादा ही टफ थे, बट उससे आसान होंगे, ऐसे नहीं बहुत आसान होंगे, थोड़े से करंट अफेयर बेस होंगे, करंट अफेयर बेस ऐसे जो कि इकोनॉमिक्स करंट अफेयर बेस होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर बेस है। तो यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, TIEA की बात करनी है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सेकेंड, इट प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मैटर्स ऑफ टैक्सेशन बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड, द एग्रीमेंट ग्रीव आउट ऑफ द वर्क अंडरटेकन टू एड्रेस हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस। India has signed TIEA with a number of countries like Bahamas and Bermuda। तो क्या टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज रिजीम, इसको डेवलप किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। ये गलत है। हमसे क्या पूछा है यार? इनकरेक्ट पूछा। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बाकी जो थर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब सही है। तो इसको डेवलप किसने किया था? टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज रिजीम किसने डेवलप किया था? OECD ने। OECD ने डेवलप किया था। OECD का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने आपस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बने, इसलिए क्या किया था? टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज रिजीम, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे फायदा होगा अपने को। ओके, सो इट इज द एग्रीमेंट ग्रीव आउट ऑफ द वर्क अंडरटेकन टू एड्रेस हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस। तो ये सब सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 ही इनकरेक्ट है। तो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली बायर in the domestic defense manufacturing sector. This is an example of which one of the following type of market। ठीक है, जहाँ पे एक ही बायर हो। ठीक है, देखो मोनोपोली का मतलब ये होता है, मोनोपोली का मतलब सपोज आदमी एक ही, अपने पास मैन्युफैक्चरर है अपने देश में, सपोज एक ही आदमी, जैसे गूगल है यार, वही सब चीज़ बना रहा है, ठीक है ना, तो वो होगा मोनोपोली, चलाएगा, अपना मनमानी करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको बात करनी है कि एक ही बायर नहीं है, यहाँ पे एक ही मैन्युफैक्चरर, तो हम उसको मोनोपोली बोलते हैं। बट यहाँ पे ओनली वन बायर है, ओनली वन बायर से हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोनी बोलते हैं। ठीक है ना, वन मैन्युफैक्चरर तो मोनोपोली बोलते हैं, बट ओनली वन बायर देन इट इज नोन एज मोनोसोनी। ओनली वन बायर तो क्या बोलेंगे? मोनोसोनी बोलेंगे। और यहाँ पे आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी देयर। ओके, इट इज मोनोसोनी। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, GMPI की बात करनी है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करनी है। फर्स्ट, इट मेजर द लेवल ऑफ डेप्रीवेशन एट द हाउस होल्ड लेवल। गलत बात है भाई, ये इंडिविजुअल लेवल पे मेजर करता है पॉवर्टी को। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट डज नॉट मेजर मॉनेटरी पॉवर्टी, बिल्कुल सही है, ये मॉनेटरी पॉवर्टी मेजर नहीं करता है, ये पॉवर्टी मेजर करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, मल्टी डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन में पॉवर्टी को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ के डायमेंशन में पॉवर्टी को मेजर करता है, एजुकेशन के डायमेंशन में पॉवर्टी को मेजर करता है, लिविंग स्टैंडर्ड के डायमेंशन में पॉवर्टी को मेजर करता है। सो मॉनेटरी वैल्यू में पॉवर्टी को मेजर नहीं करता। मल्टी डायमेंशनल, नाम समझ रहे हैं, मल्टी मतलब मैनी डायमेंशन, इट इंक्लूड हेल्थ, इट इंक्लूड एजुकेशन, इट इंक्लूड लिविंग स्टैंडर्ड। सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, इट गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द डायमेंशंस ऑफ द पॉवर्टी यूज्ड इन द इंडेक्स। हमने बोला ना कौन कौन से इंडेक्स इस्तेमाल होते हैं? पहला हेल्थ, सेकंड इज एजुकेशन एंड थर्ड इज लिविंग स्टैंडर्ड। तीनों क्या देता है? ये तीनों को ये 1/3 वेटेज देता है, दैट इज ऑल द डायमेंशन इज गिवन इक्वल वेटेज। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला इनकरेक्ट है, तो करेक्ट इज व्हाट? सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंस 2015 द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ न्यू मेथोडोलॉजी टू एस्टिमेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नया मेथोडोलॉजी अपनाया है गवर्नमेंट ने 2005 के बाद, उसके बारे में हमको बताना है। इट यूजेस MCA21 database to capture information on the organized private sector only. Second, the practice of using data from annual survey of industries, ASI, started. Third, the base year of national accounts was revised from 2004-5 to 2014-15। नो भाई, अभी तक जो बेस ईयर, अभी जनरल ज़्यादातर चीज़ों का है वो बेस ईयर कितना है? ज़्यादा चीज़ों जो बेस ईयर है वो है अपने पास 2011-12। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस वाज रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस GDP एट फैक्टर कॉस्ट। नो, हम लोग जो नया तरीका है जिसमें हम मेजर करते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट नहीं, GDP एट मार्केट प्राइस मेजर करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
और यहाँ पे जो पहला है सेक्टर क्या बोलते हैं, इट यूजेस MCA 21 डाटा टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर ओनली। यार ओनली वाले ज़्यादातर जो स्टेटमेंट होते हैं थोड़ा सा इनकरेक्ट होते हैं। और देखो हम लोग नया टेक्नोलॉजी पे हम लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे जो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ चीज़ का इन्फॉर्मेशन है उसको तो हम अपनाएंगे भाई, इस चीज़ को थोड़ी ना अपनाएंगे जो जहाँ चीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सो सेकंड यहाँ पे फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हमसे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दी डाटा फ्रॉम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री स्टार्टेड, बिल्कुल सही है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया था, जो नया रिजीम 2015 में हमने अपनाया था उससे। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट किया जाएगा एक ही स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दी ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये यूपीएससी के नेट एंड के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, सेकंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग, थर्ड प्राइस ऑफ द रेटेड गुड इज चेंजिंग, विच ऑफ द अबव में लीड टू अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा होता है डिमांड कर्व। ये अपने पास डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि देखो ये जो मूविंग अलोंग द स्लोप, मूविंग अलोंग द स्लोप तब होता है जब हमारे पास प्राइस चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रेफरेंस चेंज हो गया कंज्यूमर का, तो ये क्या होता है, ये आगे शिफ्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ये आगे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा शिफ्ट, या फिर इधर आ जाएगा। तो ये तब होता है जब प्रेफरेंस चेंज हो गया या फिर इनकम चेंज हो गया, तो ये होता है, तो ये और ये हो जाएगा। बट अगर प्राइस ऑफ, हाँ बिल्कुल, जो रिलेटेड गुड्स है उसका भी प्राइस चेंज हुआ तो लोग क्या करेंगे, यार इसको खरीदना कम कर देंगे। सो ये भी हमारे पास तीन चीज़ें होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, अपने पास जो डिमांड कब है वो कैसे शिफ्ट करेगा, वो लैटरल शिफ्ट करेगा, मे लीड टू शिफ्ट, ठीक है ना। शिफ्ट मतलब आगे पीछे हो जाना, अलोंग दी कब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स विच आर गिवन हियर कैन लीड टू द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अहेड या फिर पीछे, वो अलग बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है, टोबिन टैक्स जो टैक्स कन्वर्जन, मतलब जो करेंसी कन्वर्जन होता है, जैसे अपने पास रुपये को मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो डॉलर में कन्वर्ट करने से क्या टैक्स लगता है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, टोबिन टैक्स बोलते हैं। सो इट इज अ टैक्स लेविड ऑन द स्पॉट कन्वर्जन ऑफ करेंसी, करेंसी के जो स्पॉट कन्वर्जन है उसमें टैक्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टोबिन टैक्स बोलते हैं। टोबिन टैक्स क्यों लगाया गया, इसको समझते हैं। टोबिन टैक्स इसलिए लगाया भाई, कोई आदमी है फटाफट अगर किसी को ट्रांजेक्शन करता है उसका भी नुकसान होना चाहिए, क्योंकि अगर फटाफट रुपये का ट्रांजेक्शन किया डॉलर को रुपये में, रुपये को डॉलर में, तो वो अपने आप को ज़्यादा फायदा बंद करके सरकार का नुकसान करा सकता है, स्टेबिलिटी हटा सकता है ना, जो इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी उसको हटा सकता है। इसीलिए हमने बोला कि टोबिन टैक्स लगाना जरूरी है, इसलिए टोबिन टैक्स लगाया। टोबिन टैक्स किस पे लगाया, स्पॉट कन्वर्जन पे, स्पॉट कन्वर्जन ऑफ व्हाट, स्पॉट कन्वर्जन ऑफ करेंसी पे लगाया। Now, question number 7 है, with reference to the concept of unemployment in India, consider the following statements। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो और ये सब चीज़ें हमको बतानी है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, ये सब चीज़ें हमको बतानी है। With reference to the concept of unemployment in India, consider the following statements। First, the government increase the personal income tax rate is likely to add to अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। बिल्कुल भाई, अपने आप आदमी ने क्या किया, पर्सनल इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, ठीक है, इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो काम करे क्या आदमी, नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट फंस जाएगा, काम नहीं करेगा। फिर से इनकम टैक्स बढ़ा दिया है, ऊपर से काम नहीं करेगा तो कहाँ से पैसा आएगा, वो वापस चक्कर चलते जाएगा, वो उस चक्कर में फंस जाएगा और सरकार का नुकसान होता रहेगा। सो इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप वी कॉल। ओके, सो ये फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नेगेटिव इन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल गलत है भाई, नेगेटिव नहीं होता, ये जीरो होता है। हमको बच्चे को पता होना चाहिए कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, भाई इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है ये। इतने तो यूपीएससी डिमांड करेगी कि यूपीएससी एस्पिरेंट को उसको पता कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सपोज 5 बच्चे को 2 लोगों की ज़रूरत है अपने पास खेत में, 2 लोगों की ज़रूरत है अपने पास, और खेत में चले गए बच्चों को लेके 4 लोगों को, इनको भी काम करा रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी तो जीरो है, इनकी ज़रूरत ही नहीं तो क्यों ले जा रहे हो इनको। सो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इन द केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे 2 की जरूरत हर 4 को रखे हुए हैं, तो क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इट मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस फॉर लिमिटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इम्प्लिसिट या लिमिटेड को अगर मेजर करेगा तो इसको इम्प्लिसिट क्यों बोलेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल से प्राइस डिफ्लेटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, B2 ओनली।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज लाइकली टू डिक्रीज द डिमांड ऑफ फॉर टी। बिल्कुल सी है, प्राइस अगर शुगर का बढ़ गया तो लोग क्या चाय खरीदेंगे? क्या नहीं खरीदेंगे भाई। सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टी इज लाइकली टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द कॉफी। अगर प्राइस बढ़ गया टी का तो लोग टी को खरीदेंगे नहीं, तो किसको खरीदेंगे? डिमांड कम है ना। जो कॉफ़ी का सपोज मान लो कि उस समय टी का दाम बढ़ गया तो कॉफ़ी का तो लोग भाई बोलेंगे 5 रुपये में चाय मिल रहा था, 10 रुपये में कॉफ़ी मिल रहा था, लोग बोलेंगे यार चलो कॉफ़ी तो महंगा नहीं पियेंगे। बट अगर 10 रुपये हो गया चाय, 10 रुपये कॉफ़ी, भाई कम पैसे में अमीरों का चाय मिल रहा है, अमीरों चाय मतलब कॉफ़ी मिल रहा है तो कॉफ़ी पियेंगे। सो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्या है? कोई सा भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन में क्या चीज़ बढ़ा देगा? हायर इन्फ्लेशन, एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन, गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर टैक्स कंप्लायंस, अ सर्ज इन इम्पोर्ट्स। देखो टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा होगा तो टैक्स तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो तीसरा तो होना ही होना है। तीसरा जहाँ पे नहीं उसको हटा दिया मैंने, ये रहा। चौथा दोनों में है, चौथा भी सही हो जाएगा। सर्ज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हायर इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन दी कंजम्पशन, भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अगर कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है यार, कंजम्पशन लोग ज़्यादा खरीदेंगे, चीज़ों को लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीएसटी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से इन्फ्लेशन का सही, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी होता है जब लोगों के पास पैसा हो। जब लोगों के पास पैसा है मतलब वो जीएसटी ज़्यादा दे देंगे। तो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड कंस्पीक्यूअस कंजम्पशन। कंस्पीक्यूअस कंजम्पशन क्या होता है? विच वॉज रिसेंटली न्यूज। तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी इकोनॉमिक्स का यार। हम लोग इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं ना। सो इकोनॉमिक्स से जब हम डील कर रहे हैं तो हम देखेंगे 2021 से 22 के बीच में जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर में जो क्वेश्चन थे उसकी बात करेंगे। सो कंस्पीक्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ए, इट इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस विच are more luxurious. B, it is a kind of consumption by the government. C, it involves consumption for satisfying the necessities of life. D, it denotes spending for certain selected service only. देखो भाई, कंस्पीक्यूअस नाम समझ में कुछ क्या बोलते हैं? कंस्पीक्यूअस मतलब समझ रहा ना। तो कंस्पीक्यूअस मतलब समझ रहे हो कि जो अमीर लोग हैं उन लोग लगता है कि भाई सोने का दाम बढ़ने लगेगा, सोने का दाम लगता है बढ़ जाएगा, तो लगता है बोल के, है ना, एक शक, हाँ शक, मतलब शक करके लोग क्या करते हैं? कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो उसी को बोलते हैं कंस्पीक्यूअस कंजम्पशन। और ये सब गरीब लोग का काम नहीं है, अमीर लोग का काम है। सो लग्जरियस आइटम पे लाइक गोल्ड, है ना, बड़े बड़े जो मशीन्स हैं, मतलब जो कार्स हैं, वो सब चीज़ में ना जो कंस्पीक्यूअस कंजम्पशन होता है ना, लगेगा कि हाँ पेट्रोल दाम बढ़ रहा है तो उसका भी दाम बढ़ सकता है, तो बोल के कंस्पीक्यूअस कंजम्पशन में जो होता है वो लग्जरियस आइटम का होता है। सो इट इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोर लग्जरियस। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए विच इज करेक्ट हियर। Now question number 12 है, with reference to jobless growth consider the following statements. First, it is a phenomena where the gross domestic product of an economy increases with an perceptible rise in the level of employment. जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है मतलब जीडीपी भी बढ़ रहा है, बट जॉबलेस क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, यही तो बोल रहा है। इट इज़ अ फिनोमिना, वहाँ पे जीडीपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे विदाउट मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं बढ़ता। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, जॉबलेस ग्रोथ विल लीड टू लोअरिंग द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को कम कर देगा, मतलब देखते हैं, इसको समझ आना चाहिए। तो पहला सही है, तो हमने हटा दिया इसको, ठीक। जॉबलेस ग्रोथ कुड लीड टू क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सी है भाई। जॉबलेस ग्रोथ जो होगा वो लंबे समय तक, क्रोनिक मीन्स लंबे समय तक बेरोजगारी लाएगा। तीसरा सही है, उसको हटा दिया। अब दूसरा समझना, जॉब ग्रोथ विल लीड टू अ लोअरिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो इलास्टिसिटी है, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, उसकी इलास्टिसिटी जो मतलब चेंज हो जा रहा है बार बार, वो नहीं हो पाएगा ना भाई, क्योंकि अब लंबे समय तक लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो ये इनइलास्टिक हो जाएगा। सो इट इज़ लोअरिंग मतलब इट बिकमिंग मोर इनइलास्टिक। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सॉल्ट इज वेरी हाई। देखो इलास्टिसिटी हाई बोल रहा है, मतलब चेंज इज हाई। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जहाँ भी इलास्टिसिटी आ जाए तो इसको दिमाग मत लगाना भाई, इकोनॉमिक्स नहीं है, बेसिक सब्जेक्ट है। तो इलास्टिसिटी मीन्स चेंज। तो यहाँ पे अगर हमने बोला डिमांड, सपोज थोड़ा सा भी प्राइस ऑफ
परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट अपॉन परसेंटेज इन द डिमांड ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो अगर हमारे पास परसेंटेज सॉल्ट का प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा, लोग क्या करेंगे भाई, इसको डिमांड, भाई लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को खरीदना बंद कर देंगे। भाई सॉल्ट इज ए नेसेसिटी, बिना बिना नमक के लोग जिएंगे कैसे, स्वाद ही नहीं आएगा। सो सॉल्ट इज अ नेसेसिटी। सो जो नेसेसिटी होती है उनकी चेंज नहीं होती डिमांड। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड फॉर सॉल्ट इज वेरी हाई बोल रहा है। नहीं भाई, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसमें परसेंटेज चेंज करेंगे, है ना, तो इसका क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा डिमांड में? नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज नहीं होगा। वो डिमांड हाई था तो हाई ही रहेगा। सो इट इज़ इनइलास्टिक। सो द डिमांड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मीन्स द डिमांड डज नॉट चेंज विद द स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट पूछा, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई जीरो है। मान लिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी गुड, सपोज द गुड इज एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई एंड द सप्लाई ऑफ द गुड इज ऑल्सो एक्स। सप्लाई जो कर रहे हैं वो एक्स का ही कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास बोला है कि अगर प्राइस, देखो क्या लिखा, व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज जीरो, तो ये जीरो है, तो इसको जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब परसेंटेज इन सप्लाई जीरो हो जाएगा, परसेंटेज चेंज जीरो हो जाएगा, मतलब सप्लाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। सप्लाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास पूछा है जो सप्लाई कब है, वर्टिकल हो जाएगा। सप्लाई कब कैसा होता है, चढ़ते हुए, ऐसे रहता है सप्लाई कब। इधर क्या होता है, इधर क्वांटिटी होता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट है, तो ये सप्लाई मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा। सप्लाई कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, क्वांटिटी, है ना। तो सप्लाई कांस्टेंट, तो सप्लाई कब कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से वर्टिकल हो जाएगा यार, जब कांस्टेंट रहेगा सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई है ना। सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट बी टू ओनली इज करेक्ट हियर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। On which of the following is a tax deducted at source, TDS applicable in India? TDS कहाँ पे applicable है, TDS कहाँ पे applicable है, हमसे पूछा है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, on which of the following is tax deducted at source, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल। TDS किस पे एप्लीकेबल है? तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही है, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज पे TDS तो लगता ही है, कमीशंस पे लगता ही है, डिविडेंड्स पे लगता ही है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसीज पे भी TDS काटना चालू कर दिया 30%। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स, है ना, जो बिटकॉइंस हैं, उस पर भी अब क्या करने लगा है, यहाँ पे TDS कटने लगा है। तो फर्स्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है क्या, यस करेक्ट आंसर हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस डी। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए हैं और डेफिनेशन के साथ मैच करना है। नॉर्मल गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन इनकम। देखो भाई, नॉर्मल गुड्स जो होते हैं ना, नॉर्मल गुड्स में से हमारे पास कौन कौन आते हैं। नॉर्मल गुड्स का मतलब है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, टीवी, ओके, सो बिल्कुल सही है, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स। तो डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन द इनकम, बिल्कुल गलत है भाई। अगर यहाँ पे लोग टीवी ज़्यादा टीवी कब खरीदेगा भाई, जो गरीब आदमी थोड़ी ना खरीदेगा, जब डिमांड है तब बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगा आदमी का। सो द डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड नॉट डिक्रीज इन द इनकम। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड है गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स और वेबलेंट गुड्स। ठीक है, सो गिफिन गुड्स गुड, ओके, डिमांड फॉर द गुड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तो गिफिन गुड्स और वेबलेंट गुड्स दो गुड्स होते हैं, उनके बारे में हमको समझना है। गिफिन गुड्स और वेबलेंट गुड्स के बारे में हमको समझना है कि जो गिफिन गुड्स और वेबलेंट गुड्स हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो गिफिन गुड्स का एग्जांपल क्या है, देखो दोनों को हमेशा ऐसा चलना, गिफिन गुड्स और जो अपने पास गिफिन गुड्स है और जो अपने पास वेबलेंट गुड्स हैं, दोनों को एक साथ लेके चलना।
दोनों में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट कॉमन रखना है, ठीक है। अब क्यों बढ़ता है उसका कारण अलग अलग है, बट दोनों में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सही करने का तरीका ये है कि गिफिन गुड्स और वेवलिन गुड्स दोनों में प्राइस इंक्रीज होने के साथ डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड वाला, डिमांड फॉर द गुड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द प्राइस, नो, डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्राइस, नॉट डिक्रीज इन द प्राइस, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, इन्फीरियर गुड, डिमांड फॉर द गुड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द इनकम, भाई अगर डिक्रीज हो जाएगा इसका भी डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके, बिकॉज इन्फीरियर गुड है भाई। कोई छोटा मोटा चावल, बासमती चावल जब खाना चाहेगा ना, छोटा मोटा चावल नहीं खाएगा वो, पैसा कम है तब खाएगा, पैसा बढ़ जाएगा छोटा मोटा चावल नहीं खाएगा ना, बासमती चावल खाएगा ना। सो डिमांड फॉर दी इन्फीरियर गुड्स, सपोज जो छोटा मोटा जो चावल होता है, छोटे छोटे चावल होता है, उसको बोलता है इन्फीरियर गुड्स, उनका डिमांड कम हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द इनकम। ये इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड देखते हैं, वेबलन गुड्स, डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्राइस, बिल्कुल सी है। वेबलन गुड्स आर इंक्लूड द गुड्स विच आर ऑफ लग्जरीज, ओके, लग्जरीज, ये पैसा भाई दिखाने के लिए खरीदते हैं चीज़ों को यार। डायमंड क्या करता है, आदमी दिखाने के लिए खरीदता है, तो उसको ज़्यादा पैसा होगा भाई 5 लाख का डायमंड नहीं है, 7 लाख का डायमंड नहीं है, भाई रोलेक्स का डायमंड, रोलेक्स घड़ी में 7 लाख 8 लाख, ठीक है, वो सब चीज़ समझ दिखाने के, तो उसको प्राइस ज़्यादा करना है। और उसके बाद गिफिन गुड्स देखता हूँ, गिफिन गुड्स मतलब समझना कि जो एकदम एसेंशियल है, मतलब सपोज पोटैटो का दाम बढ़ गया, लोग खाते ही पोटैटो है, पोटैटो भी जी नहीं सकते, एकदम मजबूरी है खाना, एकदम सब पसंद है, तो सपोज पोटैटो का दाम बढ़ा है तो उसको और किसी और चीज़ें खरीदने का पैसा ही नहीं है, तो ये एकदम उसके एसेंशियल है, तो इसको खरीदते ही जाएगा, डिमांड बढ़ते जाएगा, प्राइस बढ़ गया तो इसको, और उसके बाकी चीज़ खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास, तो इनडायरेक्टली अब इसी को खरीदने लगेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, तो याद रखना यार, सोचना नहीं है भाई, वेबलन और गिफिन गुड्स कहीं भी आए, दोनों में प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ करेक्ट है, हमसे पूछा है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, तो यहाँ पे ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच, दैट इज 4 नंबर। हाउ मेनी द फॉलोइंग टैक्सेस इज आर द पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, क्या पार्ट है उसको छोड़ो, आपको पता होना चाहिए जो सेस और सरचार्ज होते हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। सेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं। इनकम टैक्स, इनकॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है तो दो, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स दिए हैं, नेम ऑफ द कमिटी एंड मेथड यूज्ड। रंगराजन कमिटी, कैलोरी प्रोटीन एंड फैट इनटेक वैल्यू वे टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट पॉवर्टी, बिल्कुल से रंगराजन कमिटी के अंदर जो कैलोरी है, प्रोटीन है और फैट है, इसका इस्तेमाल किया गया था किस चीज़ के लिए, फॉर दी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, एस तेंदुलकर कमिटी यूज्ड मोडिफाइड, नो, इट डज नॉट यूज मोडिफाइड मिक्स रेफरेंस और रिकॉल मेथड, ये मिक्स रेफरेंस मेथड का इस्तेमाल किया था, मोडिफाइड को नहीं किया था, मोडिफाइड मेथड इज नॉट यूज्ड बाय इट। थर्ड, वीएम धनदेकर एंड एनके राथ कमिटी, ओके, वीएम धनदेकर एंड एनके राथ कमिटी, इट फिक्स 2250 कैलोरी इनटेक एज द डिजायर्ड मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पर कैपिटा पर डे, बिल्कुल सही, हर पर्सन के लिए कम से कम 2250 कैलोरी का इंटेक बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, ये भी कहा था वीएम धनदेकर एंड एनके राथ कमेटी ने। हमसे करेक्टली मैच पूछा, यहाँ पे 2 करेक्टली मैच हैं, 1 and 3, तो आंसर इज बी, ओनली 2 आर करेक्टली मैच हियर। नाउ 18 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व के बारे में हमको बताना है क्या, करेक्ट। लॉरेंज कर्व क्या होता है यार, लॉरेंज कर्व जो होता है, ये लॉरेंज कर्व बताता क्या है, ये बताता है इनकम टैक्स रेट को गवर्नमेंट रिवेन्यू के साथ, मतलब गवर्नमेंट रिवेन्यू तब एक लेवल तक बढ़ेगी, आप एक टैक्स रेट बढ़ाओगे एक लेवल तक बढ़ेगी, बट उसके बाद अगर आपने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो लोग काम ही नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट रिवेन्यू कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व, ठीक है। सो हायर द गैप बिटवीन, सॉरी उल्टा हो गया यार, ये लेफर कर्व है, ये लेफर कर्व है, हमको पूछा क्या, लॉरेंज कर्व पूछा, सॉरी माय मिस्टेक। लॉरेंज कर्व कैसा होता है, लॉरेंज कर्व हमारे पास ऐसा होता है, इक्विटी लाइन होती है, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन होती है, और यहाँ पे ऐसा कर्व होता है, ओके। सो इस लॉरेंज कर्व में हमारे पास देखो बताता है, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जितना पास होगा, ये लाइन जो होगा ना, इस इक्वलिटी लाइन के जितना पास होगा उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। हायर द गैप बिटवीन द कर्व ऑफ द कंट्री, ये कर्व ऑफ द कंट्री है, एंड द परफेक्ट इक्वलिटी लाइन, लोअर विल बी दी इनइक्वालिटी इन सच कंट्री, ठीक है। क्या पूछा है, लोअर इन द इनइक्वालिटी कम होगा, क्या बोला, गैप ज़्यादा है, मतलब जो लोग हैं यहाँ पे देखो, इनके पास कैसा, देखो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, उसके बाद बहुत ज़्यादा वेल्थ है
है ना। सो अगर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है ना, इनइक्वालिटी ज़्यादा है। सो इट इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे लोअर बोल रहे हैं, नो, हायर द गैप हायर इज द इनइक्वालिटी। एंड सेकेंड, द परफेक्ट इक्वालिटी लाइन हैज स्लोप ऑफ जीरो इन द कर्व। ये क्या, इसका स्लोप जीरो दिख रहा है आपको, ऐसा है तो स्लोप 90, ऐसा है स्लोप जीरो, बट इसका स्लोप कितना आता है 45 डिग्री। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, नादर 1 नॉर 2 इज इनकरेक्ट हियर। ओके, सो दिस इज 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में किस चीज़ का मेजर नहीं करते हैं? सोशल वेलफेयर। क्या नेशनल इनकम जीडीपी मेजर करता है? सोशल वेलफेयर नहीं करता भाई। बार्टर बेस्ड एक्टिविटीज मेजर करता है क्या? नहीं करता भाई। थर्ड, एक्सटर्नलिटीज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करता यार, वो तो C+I+G+NX की बात करता है। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन किसका, हाउस होल्ड कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स की बात करता है। ब्लैक मार्केट एक्टिविटी इसको भी मेजर नहीं करता जीडीपी। नेशनल इनकम मतलब जीडीपी। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। ना क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रेड टू ग्रॉस जीडीपी रेशियो। ट्रेड टू ग्रॉस जीडीपी रेशियो की बात करनी है, और ग्रॉस जीडीपी नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है, मतलब जीडीपी रेशियो। अ फॉल इन इंपोर्ट इज लाइकली टू इंक्रीज द ट्रेड टू जीडीपी रेशियो। भाई इंपोर्ट कम हो गया, मतलब क्या समझ रहे हो, ट्रेड जो है कम हो रहा है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको, इसका लेवल इंक्रीज कैसे होगा यार, डिक्रीज हो जाएगा जीडीपी रेशियो। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। अ हाइयर ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, ये रेशियो ज़्यादा है, मतलब क्या समझ रहे हो, ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, मतलब ओपननेस ज़्यादा है, बिल्कुल सही है यार ये। थर्ड, सर्विस आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड टू जीडीपी रेशियो। नो, ट्रेड एंड, इसमें दोनों का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सर्विस को भी और गुड्स को भी। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर कैलकुलेटेड इन ट्रेड। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज ओनली ए, दैट इज 20। तो ये भी करेक्ट हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप्स ऑफ पुअर एंड डिस्क्रिप्शन। क्रोनिक पुअर, दोज पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। बिल्कुल सही है। क्रोनिक पुअर उनको बोलते हैं जो कि हमेशा गरीब होते हैं, या वो जो कि कभी कभी गरीब होते हैं। बिल्कुल सही है। चर्निंग पुअर, चर्निंग समझ रहे हैं, घूमना, एक तरह से पीसते जा रहे हैं, चर्निंग मतलब पीसते जा रहे हैं ये। दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी इज चर्निंग पुअर, इधर से उधर, इधर से उधर होते जा रहे हैं ये। थर्ड है, दोज हु वर हिस्टोरिकली पुअर बट आर नॉट पुअर नाउ। नो, नॉन पुअर का मतलब है वो कभी पुअर थे ही नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली मैच यहाँ पे एक ही है, दैट इज 4th नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अनपेड वर्क डन बाय द वॉलंटियर्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द गवर्नमेंट। किसको क्या पूछा इसने, इंक्लूड करते हैं? गवर्नमेंट एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो देखो हमारे पास जीडीपी, हमारे पास एट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C+I+G+NX। तो यहाँ पे कंज्यूमर हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की बात करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो क्या एजुकेशन सर्विस में गवर्नमेंट स्पेंड करेगा? बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा। अनपेड वर्क डन बाय द वॉलंटियर्स, नो, अनपेड वर्क्स को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही यार, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं मार्केट प्राइस वाले में, एक और फार्मूला में यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अपने पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट टैक्सेस बोलते हैं जिसको, और नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे B 1 and 3 ओनली, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सीरियल नंबर है, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन एंड डिस्क्रिप्शन। पहला है प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द टैक्स बेस।
बिल्कुल सही है यार। टैक्स बेस एक्सरसाइज कितना, प्रोपोर्शनल मतलब सब पे उतना ही टैक्स लगेगा। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स हर आदमी पे उतना लगता है। 400 ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 400 का से आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको कितना टैक्स लगेगा, 15%, 22%, सॉरी 22%। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टैक्स, दिस इज करेक्ट। प्रोग्रेसिव टैक्स, टैक्स बेस बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ाते हैं, मद में आदमी का इनकम बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, फॉर एग्जाम्पल आदमी का इनकम बढ़ते जाएगा तो इनकम टैक्स बढ़ते जाता है, इनकम टैक्स रेट्स। सो प्रोग्रेसिव टैक्स, टैक्स रेट्स इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द टैक्स बेस, बिल्कुल सही है। थर्ड, रिग्रेसिव टैक्स, टैक्स रेट्स डिक्रीज विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ द टैक्स रेट। नो भाई, टैक्स रेट डिक्रीज होता है कब, लेकिन जब इंक्रीज होगा टैक्स टैक्स बेस तब। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, बी। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड उल्टा है, रिसेंटली सीन इन ड्यूटीज, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या है, जो इनपुट होता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है एज कम्पेयर टू आउटपुट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ए, द टैक्स ऑफ द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई, बिल्कुल सही है। ये तो बोला इनपुट पे ज़्यादा टैक्स है, आउटपुट से तो पहला आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बाकी सब स्टेटमेंट्स, देखने नहीं है भाई, सही हो जाएगा, मैं दे रहा है बोल के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का क्या क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन में हमारे पास 3 चीज़ें होती है। फेसलेस असेसमेंट होता है, फेसलेस अपील होता है, टैक्स पेयर चार्टर होता है। बट फेसलेस पेनल्टी स्कीम नाम कोई चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पे ये हमारे पास नहीं होता। तो जैसे और आंसर भी हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि नॉट अ मेन फीचर। Now question number 26 है, a person who was employed earlier lost a job due to recessionary phase of the economy. Which one of the following types of unemployment is faced by the person? तो इकोनॉमिक साइकिल की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसको, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से उसको अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से समझ आ रहा है भाई, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से उसको अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। रिसेशनरी फेज जो इकोनॉमिक साइकिल होता है, एक्सपांसन देन बूम, ओके, सो इसकी वजह से उसको अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इसलिए क्या बोला, ये एक साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरली लेबर्स में देखने को मिलता है ना, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उनमें देखने को मिलता है, जिसमें कभी कभी जो सीजन है खेती करने का सीजन है, पानी मौसम उसमें खेती जरूरत पड़ती है, बट जो जब उगने का समय आया उसका तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती। सो इट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, स्ट्रक्चरल में समझते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो मिसमैच है, स्ट्रक्चर में मिसमैच है, मतलब जो डिमांड है कंपनी के, जो स्किल के डिमांड है और जो लेबर है उसका जो स्किल है, दोनों मिसमैच हो रहा है, ठीक है, उसमें दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कोई आदमी है एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर रहा है, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, टैक्स बॉयंसी ऑफ अ कंट्री वाज फाउंड टू बी 2। टैक्स बॉयंसी जो है वो 2 है। अब टैक्स बॉयंसी क्या होती है भाई, टैक्स बॉयंसी को डिफाइन करना भी जरूरी है, ठीक है। टैक्स बॉयंसी एक रेशियो होता है किसका किसका, जीडीपी अपॉन टैक्स रिवेन्यू का, ओके, तो ये पता होना चाहिए था। टैक्स बॉयंसी 2 है बोल रहे हैं, टैक्स बॉयंसी दिया है आप लोग को 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन मेंशन्ड अबव। टैक्स बॉयंसी 2 है, तो यहाँ पे मैंने देखा, रुक जाओ देखते हैं। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू इज 2 times द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू इज हाफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल रेट ऑफ ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू इज डबल द ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डबल द ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। सो ग्रॉस टैक्स बॉयंसी क्या बताता है, ग्रोथ रेट बताता है, टैक्स बॉयंसी क्या बताता है, ग्रोथ रेट बताता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। टैक्स बॉयंसी का फॉर्मूला लिखता है यार, टैक्स बॉयंसी इक्वल्स टू, रुक जाओ, टैक्स बॉयंसी के लिए टैक्स बॉयंसी ना, टैक्स बॉयंसी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज टैक्स बॉयंसी इज इक्वल टू
proportionate change in tax revenue upon proportionate change in GDP. ओके, सो यहाँ पे टैक्स बाउंसी कितना दे रहे 2 और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द जीडीपी, ठीक है, तो 2 टाइम्स द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द जीडीपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन टैक्स और रिवेन्यू, ठीक है। तो मतलब इंक्रीज तो हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज तो हो रहा है यहाँ पे। सो हमसे ये तो पूछा है क्या होगा, बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन गिवन है। अब तो जो अपने पास जो टैक्स रेट है वो डबल ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ रेट ग्रोथ डोमेस्टिक डबल नहीं, जो टैक्स रेट है उसका डबल हो जाएगा। टैक्स रेट इज डबल दैट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, फॉर्मूला देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बाउंसी का फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द टैक्स अपॉन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द जीडीपी। ओके, सो फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट हियर। 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स स्टेट दैट पर्सनल सेविंग कैन बी डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिसेशन। तो रिसेशन के समय जो पर्सनल सेविंग है वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। ये कौन बताता है, इकोनॉमी द पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट जो है वो क्या बताता है कि भाई देखो, जब रिसेशन होता है ना, लोग क्या करते हैं, सेविंग करना ज़्यादा करते हैं, और उसके से क्या होता है, इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। एग्रीमेंट डिमांड कम हो जाने से और ज़्यादा रिसेशन आ जाता है। सो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट, है ना। पैसा बचाने के चक्कर में उन लोग अपने आप को ही डुबा देते हैं। 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 29 का फर्स्ट है, द स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स लाइज ऑन द कंज्यूमर। द इकोनॉमिक इंसिडेंस और इम्पैक्ट में अंतर है। तो इम्पैक्ट मतलब फर्स्ट टाइम जहां पे गया, और इंसिडेंस का मतलब है लास्ट टाइम जो पे किया। द स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स लाइज ऑन द कंज्यूमर। सेकेंड देखते हैं, द इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ द इनकम टैक्स इज ऑन द इनकम रेसिपिएंट। जो इनकम रिसीव करता है उसी पे तो इकोनॉमिक रेसिडेंस होता है, लास्ट पे तो ही पे करता है। बिल्कुल सही है, तो सेकेंड तो सही होगा, तो होगा, इसको हटा दिया मैंने। थर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी इंसिडेंस एंड इकोनॉमिक इंसिडेंस इज कॉल्ड टैक्स शिफ्टिंग। बिल्कुल सही है। ओके, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स लाइज ऑन द कंज्यूमर। नो, स्टैट्यूटरी नियम के हिसाब से तो ये कंज्यूमर पे नहीं लगाया था, सेल पे लगाया था, बट फाइनली कौन पे करता है, कंज्यूमर। बट ये कंज्यूमर पे लगता है। स्टैट्यूटरी इंसिडेंस जो होता है वो जो सेल करता है सेलर पे लगता है, ठीक है, नॉट ऑन कंज्यूमर। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट के बारे में बात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूरल हाउस होल्ड कैन स्यू द स्टेट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग वर्क अंडर द स्कीम। बिल्कुल सी है भाई, एक गवर्नमेंट का स्कीम है कि इसमें आप जो लागू नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को केस लगा सकती है रूरल हाउस होल्ड। बिल्कुल सही है। सेकेंड, द प्रोजेक्ट उन्नति वॉज लॉन्च टू अपग्रेड द स्किल बेस ऑफ मनरेगा बेनिफिशियरीज। बिल्कुल सी है, प्रोजेक्ट उन्नति क्यों लॉन्च किया था, तो इसकी स्किल बेस को हम बढ़ा सकें, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, ऑल द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कैन रजिस्टर्ड फॉर अ जॉब कार्ड अंडर द स्कीम, नॉट ऑल मेंबर्स, ठीक है ना। जो एडल्ट मेंबर्स हैं अबव 18 वही क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये मनरेगा के लिए अपना रजिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सही हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इनकरेक्ट है, दो चीज़ ऑप्शन नंबर 3। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, which one of the following item are excluded from the GST which was recently in use। तो GST से क्या हटा दिया है, GST में तो चीज़ नहीं आती है, अल्कोहल नहीं लगता और पेट्रोलियम नहीं आता, ठीक है, जो स्टेट लेती है सब चीज़ को। सो अल्कोहल को भी डाल दो, GST के ऊपर डाल दो, ऐसे बोल रहे थे लोग, इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड below his or her education and skill level it is termed as underemployment। बिल्कुल सही है यार। underemployment which emerges from seasonal nature of some work like agriculture activity is called cyclical। no, it is called as, अभी तो बात की थी, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे बात की थी भाई, इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नॉट साइक्लिकल। साइक्लिकल तो इकोनॉमिक वजह से आता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो हमसे इनकट पूछा है, इनकट यहाँ पे दूसरा है। अच्छा क्वेश्चन है यार।
कंफ्यूज करने वाला। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी की बात करनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इट इज द बेस्ट अवेलेबल टूल टू कंपेयर टू डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यार एनडीपी नहीं, हम जीडीपी कंट्रीब्यूट कंपेयर करते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ मच अ कंट्री हैज टू स्पेंड टू मेंटेन। सेकेंड क्या बोल रहा है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ मच अ कंट्री हैज़ टू स्पेंड टू मेंटेन करेंट जीडीपी मेजर। बिल्कुल सही है, बिकॉज हम जीडीपी में जब माइनस करते हैं, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इज व्हाट वी कॉल एनडीपी। तो इस डिप्रिसिएशन अगर हम पता कर लें तो हमको पता चलेगा कि हाँ कितना चीज़ हमको स्पेंड करना चाहिए जिससे हम मेंटेन कर पाए करेंट जीडीपी मेजर। सो दिस इज करेक्ट। थर्ड, ट्रेड बैलेंस इज इंक्लूडेड इन इट। क्या यहाँ पे ट्रेड बैलेंस आता है? चलो मैंने फर्स्ट को हटा दिया और सेकंड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल सी है, ट्रेड बैलेंस इज इंक्लूडेड इन इट से करेक्ट पूछा है। 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पर कैपिटा इनकम रिसेंटली इन न्यूज़। नॉन अर्निंग इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम। गलत बात है भाई, हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम मतलब जीडीपी बाई पॉपुलेशन। इसमें हमने पॉपुलेशन लिखा, हमने ऐसे तो नहीं लिखा कि जो पॉपुलेशन अर्न करनी है वो लिख रहे हैं, नहीं। सो इट इंक्लूड्स द नॉन अर्निंग इंडिविजुअल एज वेल। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन द पॉपुलेशन। बिल्कुल गलत है, ये पिक्चर नहीं था। इसी तो हमने क्या देखा था? लॉफर्स कब दिखा था, सॉरी लॉरेंस कब देखा था? लॉरेंस कब क्या बताता है हमको? इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताता है, जीडीपी नहीं पता हमको, क्योंकि सब आ जा रहा है उसके अंदर। तो थर्ड, इट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल सेविंग। बिल्कुल सही है, इसके अंदर इंडिविजुअल सेविंग नहीं आता है। फोर्थ, इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ना, क्लियर पिक्चर नहीं देता इसका। कौन कौन सा बन रहा है ये हमको नहीं दे पाता क्लियर पिक्चर। तो हमसे क्या पूछा जाए? करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट हमारे पास क्या है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट, आंसर इज ए। इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमिक फ्लो। मतलब फाइनल गुड मतलब उसको दूसरी बार, उसको फाइनल गुड मतलब ऐसा गुड जिसको फिर से ना बेचा जाए। तो चाय पत्ती टी लीव्स परचेस्ड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, चाय पत्ती कोई भी घर आदमी खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? चाय बनाने के लिए, पीने के लिए, खुद बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदेगा यार। सो इट इज़ अ फाइनल गुड। सो फर्स्ट इज करेक्ट। फूड ग्रेन प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मर। जब फार्मर से फूड ग्रेन प्रोक्योर करता है गवर्नमेंट, ये फाइनल गुड नहीं है। उसको गवर्नमेंट क्या करती है? बाद में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेल भी करती है, या फिर उस फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेती है, फिर उसको प्रोसेस कर लेती है, उससे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेती है। सो इट इज़ नॉट अ फाइनल गुड। हमसे फाइनल गुड पूछा है। थर्ड, स्विंग मशीन और स्विंग मशीन परचेस फॉर अ गारमेंट फैक्ट्री। तो स्विंग मशीन को क्या बेचती है? वो नहीं बेचती है। तो स्विंग मशीन जो है फाइनल गुड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गारमेंट फैक्ट्री के लिए। फोर्थ, कॉफ़ी बीन्स परचेज बाय कैफे। क्या कॉफ़ी बीन जो परचेस किया कैफे ने, उसको क्या वो कॉफ़ी बना के बेचती है? बिल्कुल सही बेचती है, तो ये फाइनल गुड नहीं होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे फाइनल गुड पूछा है, फाइनल गुड दो ही हैं यहाँ पे, सो बी इज आंसर बिकॉज ओनली टू ऑफ दिस आर फाइनल गुड्स। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इन शॉर्ट रन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन को बताता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, तो लॉरेंस कप तो देखिए इनइक्वलिटी की बात करता है। लाफर कप क्या बताता है? लाफर कप हमने देखा था, लाफर कप जो है टैक्स के बारे में बताता है और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में बताता है। तो फिलिप्स कप यहाँ पे हो गया। जो फिलिप्स कप होता है वो क्या बताता है? अपने को इन्वर्स रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एंड इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, सिंपल सी बात है शॉर्ट रन में। तो ये फिलिप्स कप बताता है हमको कि देखो भाई इनकम ज़्यादा है तो लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है, तभी तो इनकम ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो सिंपल सी बात है ये। क्वेश्चन 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी में क्या क्या नहीं आता? बेसिक कस्टम ड्यूटी, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी। तो क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है? नहीं आता है। कस्टम ड्यूटी आता है? नहीं आता है। कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आता है? नहीं आता है।
क्या सेफ गारंटी आता है? नहीं आता है। इनमें से कोई भी नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे जो है दे आर नॉट सब्सिट्यूट अंडर जीएसटी। सो हमसे पूछा कौन सा सब्सिट्यूट नहीं होता जीएसटी के अंदर, तो डी, दैट इज 1 2 3 4, इसमें से कोई भी जीएसटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं, जीएसटी के अलावा ही ये टैक्स हैं। 38 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, मतलब नीचे में क्या होगा? नीचे में होगा डिमांड, नीचे में होगा इनकम, ऊपर में होगा डिमांड। मतलब अगर इनकम चेंज होने के साथ डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं होगा। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स सपोज मान लो, इन्फीरियर गुड मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी का चावल, ठीक है। सो कोई आदमी है, ठीक है ना, थर्ड क्लास क्वालिटी का चावल खा रहा है, इनकम बढ़ गया तो बोलेगा अच्छा क्वालिटी का चावल खाऊंगा, तो उसका डिमांड जो होगा इन्फीरियर गुड के लिए बहुत कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी चेंज इनकम में, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज ला रहा है और वो कम कर रहा है डिमांड को, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो दिस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव हियर, तो सही है ये। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजुअली मोर देन 1 फॉर लग्जरी गुड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या उसका डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ते ही क्या डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? जो लग्जरियस आइटम होता है उसका मोर देन 1 है, ये थोड़ा सा बढ़ा दे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज करेक्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर कंप्लीमेंट्री गुड्स। जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसको साथ में खरीदने वाले, साथ साथ चलने वाले कंप्लीमेंट्री, साथ साथ को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? अपने पास जो डिमांड है, एक वाई गुड है, एक एक्स गुड है। एक्स गुड का डिमांड बढ़ने से वाई गुड का डिमांड बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव हियर। क्या पूछा है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर कंप्लीमेंट्री गुड। मतलब कंप्लीमेंट्री मतलब एक का डिमांड बढ़ा तो दूसरा का भी बढ़ेगा, एक का डिमांड कम हुआ तो दूसरे का डिमांड भी कम होगा। इट इज पॉजिटिव कैसे? सपोज ये प्राइस की बात करिए ना, सो सपोज एक्स एंड वाई है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या वाई का डिमांड कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो इट इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास प्राइस के साथ बात कर रहे हैं डिमांड की, प्राइस ऑफ द एक्स एंड द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द एक्स इन द डिमांड ऑफ द वाई। सो अगर एक एक्स कम्युनिटी है और वाई के दोनों को साथ में खरीदते हैं और एक्स का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड जो होगा वाई का, जैसे कि प्रिंटर और इंक है, प्रिंटर का दाम बढ़ जाने से जो इंक का डिमांड है कम हो जाएगा, बिकॉज उसको साथ में खरीदते हैं भाई, तो प्राइस तब बढ़ गया प्रिंटर का, तो प्रिंटर को खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। जब प्रिंटर नहीं खरीदेगा तो जो इंक है उसको कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, उसको डिक्रीज हो जाएगा। सो प्राइस ऑफ द प्रिंटर इंक्रीज देन द डिमांड फॉर द इंक डिक्रीज। सो इससे नेगेटिव होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो नेगेटिव होता है। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। 39 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक साइकिल। जो इकोनॉमिक साइकिल हमने बनाया था, जो पहले तो क्या होता है एक्सपांशन देन कंट्रैक्शन, ये सब चीज़। फर्स्ट, रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडेंटिफाइड बाय अ फॉल इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द 4 सक्सेसिव क्वार्टर। नो, रिसेशन जो होता है वो उसमें जीडीपी नेगेटिव होता है या फिर लो ग्रोथ होता है फॉर 2 सक्सेसिव क्वार्टर एंड नॉट फॉर 4। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इज लैगिंग और फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इज अ लैगिंग इंडिकेटर फॉर रिसेशन। बिल्कुल सही है। फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब बाद में, लैगिंग मतलब बाद में पता चलता है। जैसे रिसेशन आ रहा है तो उसके बाद हमको देखने को क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी भी अनअकैडमी और बायजूस ने बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया बिकॉज रिसेशन चल रहा है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से लैगिंग इंडिकेटर, बाद में बताने वाले इंडिकेटर क्या बोलते हैं? लैगिंग इंडिकेटर। सो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज़्यादा, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब क्या समझेंगे हम? रिसेशन आ रहा है। सो दिस इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 ओनली। 40 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। तो किसने पब्लिश किया इसको? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स, तो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया था इसको। ओके, पता होना चाहिए यार, क्वेश्चन न्यूज में था तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है अ कंट्री इम्पोज अ टैक्स ऑफ 5% पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड 4% पर लीटर ऑन डीजल। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ टैक्सेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन केस गिवन अबव। देखो पेट्रोल पे
पेट्रोल लीटर पे इंपोर्ट कर रहा है ना, कोई भी टैक्स जो कि लीटर पे, वॉल्यूम पे, क्वांटिटी पे, एक स्पेसिफिक आइटम पे, जैसे डीजल और पेट्रोल पे इंक्लूड कर दो, स्पेसिफिक गुड बोलेंगे, स्पेसिफिक ड्यूटी। एड वैलोरम का मतलब उसके वैल्यू पे ऐड हो रहा है, ठीक है ना। एड वैलोरम टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो कि वैल्यू पे हो रहा है, ठीक है, मतलब सोना है, चांदी, इसकी वैल्यू पे है कि। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट्स पे लगता है, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट्स पे लगता है जो कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, और कॉर्पोरेट जो कि टैक्स नहीं दे रहे हैं उस पर लगता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और जो नॉन कॉर्पोरेट जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उन पर लगता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इस दोनों में डिफरेंस ये है, क्वेश्चन आता है इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं। नीट रेट, द नंबर ऑफ यंग पर्सन नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नो, यहाँ पे जो नीट रेट है वो टोटल पॉपुलेशन में नहीं, यूथ पॉपुलेशन में। यूथ पॉपुलेशन में ऐसे कौन कौन से पर्सन है जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, इसकी बात करता है, ठीक है। नॉट इन टोटल पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन में यूथ ऐसे कौन कौन से यूथ हैं जो कि एजुकेशन में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, उनकी बात करता है नीट रेट। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट विद द चेंज इन जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज हो रहा है जीडीपी के चेंज के साथ, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज करेक्ट। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, द एक्टिविटी स्टेटस विच इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस पीरियड ऑफ द लास्ट 365 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। बिल्कुल सही है। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब जो है, जो एक्टिविटी स्टेटस जिसको हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेफरेंस पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस पीरियड ऑफ 365 डेज। सर्वे के बाद से हमने 365 डेज तक जो स्टेटस देखा उसी को हमने बोला यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। दिस इज करेक्ट। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट रेट, द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। बिल्कुल सही। वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना, 15 से 60 साल। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच 3 पेयर हैं, तो आंसर इज सी। 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टैक्स एक्सपेंडिचर इज करेक्ट। टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में हमको बताना है, करेक्ट। इट इज एन इलीगल प्रैक्टिस वेयर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली, क्या लिखा है, इंटेंशनली अवॉइड पेइंग देयर ट्रू टैक्स लाइबिलिटी। इट इज अ एक्ट ऑफ अवॉइडिंग पेइंग वन ट्रू टैक्स लाइबिलिटी बाय यूजिंग द शॉर्टकमिंग्स इन द टैक्स लॉ। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। It is a revenue loss incurred by the government for deduction, deferrals, preferential tax, etc. ये सही लग रहा है। It is a tax levied on capital raised by unlisted companies via issue of shares where the share price is seen more than the fair market values of the shares sold। गलत है। यहाँ पे जो revenue loss होता है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं tax expenditure for deduction, deferrals and preferential tax rates। Okay. Now 44, which of the following economies हैज प्रपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था रिसेंटली, कहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा बात बोला है कि भाई देखो हम लोग आपको घुसने नहीं देंगे, ग्रीन प्लेट को घुसने देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बताना है अपने को। इट इज़ डिराइव्ड आफ्टर एनुअल सर्वे ऑफ डिफरेंट कंपनीज। यार ये एनुअल सर्वे नहीं होता, हर मंथ होता है, दिस इज मंथली सर्वे, हर बार न्यूज़ पेपर में आता ही आता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा, दूसरा सही हो जाएगा, दूसरे दोनों में है। थर्ड, इट इज एन इंडेक्स एक्सक्लूसिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड नॉट कैलकुलेटेड फॉर द सर्विस सेक्टर। गलत बात है भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी 2 ओनली। और ये सही है कि यहाँ पे अगर इसका PMI फिगर 50 से ज़्यादा है, मतलब ये एक्सपांसन शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्स्ट, it is a possibility that the projected return and the actual return of an investment would be different। ये जो रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट को इनकरेक्ट हटा दिया भाई, इसको सब हटा देने के बाद बचा क्या, सी 2 ओनली। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यार कोई भी चीज़ हमेशा ऑलवेज थोड़ा गलत होता है, यहाँ पे गलत है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉस्ट। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो नेगेटिव होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू
पाल्मर रेशियो इज करेक्ट। तो पाल्मर रेशियो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में था। पाल्मर रेशियो जो है इट शोज द गैप बिटवीन द रिचेस्ट 10% एंड दी पुअरेस्ट और बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल से जो ऊपर के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ऊपर के 10 सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं, सबसे नीचे में जो 40% गरीब लोग हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको आता है क्या है, पाल्मर रेशियो। करेक्ट पूछा तो करेक्ट हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करनी है अपने को। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन बोथ द यूनियन एंड स्टेट्स, नो इट इज नॉट बाइंडिंग। 3 डिसीजन इन द जीएसटी काउंसिल आर टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी, नो भाई सिंपल मेजोरिटी नहीं होता है वहाँ पे, जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं 2/3 मेजोरिटी होता है, और जो यूनियन होता है उसको 1/3। दी वोट शेयर ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, नहीं भाई पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, इक्वल वोट्स है सबके पास। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, ओनली 1 स्टेटमेंट। 49 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इंक्लूडेड इन जीवीए। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या, देख लेते हैं समझ लेंगे। जीवीएट बेसिक प्राइस एक्सक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस। तो जीवीएट बेसिक प्राइस क्या होता है, जीवीएट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो ये इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ये इंक्लूड कर रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो उसको हटा दिया। 1 तो सही होगा ही होगा, देख लिया ना। हमसे करेक्ट पूछा है, एडिंग नेट प्रोडक्ट टैक्स विथ जीवीएट बेसिक प्राइस विल गिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमको क्या बोल रहा है कि जीवीए, हाँ नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को हमने क्या कर दिया, जीवीएट बेसिक प्राइस के साथ जोड़ दिया, तो क्या हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बिकॉज जीवीए एट मार्केट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ये क्या होगा, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, जीवीएट बेसिक प्राइस को। ओके, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस में क्या आता है, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। सो हमसे कर पूछा कर थी डी 1 and 3। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यू 2022 रिपोर्ट विच वॉज रिलीज रिसेंटली इज करेक्ट। तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यू 2022 के बारे में हमको बताना है, करेक्ट क्या है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सही बात लग रहा है। इंडिया हैज़ मोर यूथ फीमेल, यस बिल्कुल से पहला सही है, बट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज इंडिया हैज़ मोर यूथ फीमेल ग्लोबल लेबर ओके मार्केट पार्टिसिपेशन कंपेयर टू यूथ मेल ग्लोबल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, नो। इस रिपोर्ट में आया कि देखो जो अपने पास जो फीमेल है वो जनरली इट इज़ जस्ट 3% एंड मेल इज 16 और 15%। सो ये हमको बता रहा है कि जो फीमेल है वो कम है, मेल ज़्यादा है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट बता रहा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 A ओनली, तो मतलब A 1 ओनली।